हम जब भी इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं लोगों को लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट्स हम सिर्फ जब कर सकते हैं जब हमारे पास बहुत सारे पैसे हों। मैं लोगों को इनकरेज करता हूँ कि इवन पाकिस्तान के अंदर भी आप इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें, सीखें उस चीज़ को। कम पैसों में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पास पैसे तो कम है लेकिन आपके पास नॉलेज तो गेन कर सकते हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अगर 25 या 20 साल के ऊपर देखें तो उसने यूएस की स्टॉक मार्केट को बीट किया है। मैं कहता हूँ वो 100 दिरहम्स 200 दिरहम्स पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर दे। अगर आपकी 1500 दिरहम भी आपकी सैलरी है तो पाकिस्तान के अंदर बैंक अकाउंट जरूर खोलें। कोविड में जो प्रॉपर्टी प्राइसेस थी वो बिल्कुल गिर गई थी यहाँ पर। उसकी जब प्राइस अब बढ़ी है तो एट मैक्स 1.5 टू 2.5 मिलियन का हो गया। राइट, ठीक है, 2 टाइम्स 2.5 टाइम्स इस तरह हुआ है एट मैक्स जी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इमार के स्टॉक्स को देखेंगे, जो कि इमार बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, इमार के स्टॉक्स ने 2.5 दिरहम्स पर स्टॉक से इस वक्त वो चला गया है ऑलमोस्ट 8 दिरहम 8.5 दिरहम। तो किसी भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से बेहतर रिटर्न दिया है इमार के स्टॉक। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इमार के स्टॉक में इन्वेस्ट करें, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट किस तरह से आपको रिटर्न देती है। और ना सिर्फ ये रिटर्न्स आपको इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक प्राइस मिला है बल्कि डिविडेंड्स भी मिले हैं। जो मैंने यूट्यूब चैनल अपना 41 ईयर्स की एज में स्टार्ट किया था। सो सीखने की कोई एज नहीं होती है। वली भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इंसाइक्लोपीडिया है। दी नेशनल न्यूज़पेपर में इनका आर्टिकल छपा था। ही इज अर्निंग 30,000 प्लस फ्रॉम साइड हसल्स, राइट? साइड हसल्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स, यूट्यूब सब मिला लें अगर। ये भी पुरानी बात है, अभी तो बढ़ गए होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है और जो हमारे शह रग से भी ज़्यादा करीब हैं। और तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि वजह कायनात हैं, जिनकी वजह से हम सब हैं और ये सब कायनात है। आज मेरे मेहमान बने हैं पॉडकास्ट में वली खान साहब, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं यूएई के अंदर। पर्सनल फाइनेंस पे बात करते हैं। जॉब के अलावा आप पैसे को कैसे बना सकते हैं आउट ऑफ योर जॉब, उसके ये हैं एक्सपर्ट। और भी बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हैं। आइए मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? शुक्र, ज़बरदस्त। तो वली भाई, मेरे जो ऑडियंस हैं वो उनको आप गाइड करें कि जो जॉब कर रहे हैं, ख़ास तौर पे वो बंदे, वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम कि जो बच्चे यहाँ जॉब कर रहे हैं जिनकी सैलरी 1200-1500 दिरहम है, वो कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं, वो क्या वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो ज़ुहैब भाई, बात यह है कि एक तो ये कि जिसकी सैलरी कम है और वाकई कम है, 1200-1500 दिरहम वो वाकई कम है, तो अगर उन लोगों को इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि उनका टोटल खर्चा अब इस तरह से हो रहा है कि उनमें से वो पैसे बचा रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब भी इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं लोगों को लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट्स हम सिर्फ जब कर सकते हैं जब हमारे पास बहुत सारे पैसे हों, और अगर किसी के पास नहीं बन पा रहे वो बहुत सारे पैसे, तो वो फिर वो कभी टाइम आएगा ही नहीं कि वो इन्वेस्ट कर सकें। और दूसरा मसला ये है कि इन्वेस्टमेंट, जो लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करें, वो ज़्यादातर लोग, हम लोग इन्वेस्टमेंट्स जाते हैं रियल एस्टेट के ऊपर, जो कि सिर्फ एक तरीका नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। हम यूएई में रहते हैं तो अगर यूएई में देखें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं लोगों को इनकरेज करता हूँ कि इवन पाकिस्तान के अंदर भी आप इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें, सीखें उस चीज़ को। उसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान के अंदर था, मैंने 2008 के अंदर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और उसके बाद एकदम से मार्केट क्रैश हो गई। मुझे लगा कि यार इस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, ये तो बेकार का काम है, सिर्फ और सिर्फ पैसे ज़ाया होते हैं। लेकिन जब मैं और फिर उसके बाद मैंने दोबारा स्टॉक मार्केट में पैसे ज़ाया किए, वो 2012 में किए जब मैंने यूएस की स्टॉक मार्केट में दोबारा से इन्वेस्ट किया। उस वक्त दोबारा से जब क्रैश की मार्केट यूएस की, तो मुझे फिर दोबारा से हुआ कि यार नहीं, गलत कर दिया मैंने, ये स्टॉक मार्केट करने ही की जरूरत नहीं है। फिर डाउन द लाइन 2020 तक मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन इस बीच में मैं पढ़ जरूर रहा था। अब अगर आप सोचें कि 2008 में जब मैंने पहली दफ़ा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, उस टाइम पर मैं उसको कंटिन्यू रखता और मैं उसको सीखता रहता, तो वो ना वो 2012 वाला नुकसान होता, ऑलमोस्ट $8,000 का नुकसान हुआ था, ना वो नुकसान होता, और मैं फिर उसको कंटिन्यू करके आज अगर मैं देखूं तो वो, मैं किसी भी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को देखूं तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट ग्रो हो चुकी होती और अच्छी खासी ग्रो हो चुकी होती। ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट ग्रो होती, मेरी नॉलेज भी बढ़ चुकी होती, मेरी जो टोटल एक्यूमेन है, जो मुझे समझ में आ रहा है फाइनेंस के बारे में,
अगर मैं उसको कंटिन्यू रखता तो वो बढ़ चुका होता। कम पैसों में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पास पैसे तो कम है, लेकिन आपके पास नॉलेज तो गेन कर सकते हैं। राइट स्टॉक मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे, चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, चाहे आप फिक्स इनकम के अंदर इन्वेस्ट करें। वो बहुत सारी लोग आ जाते हैं उसके अंदर के हलाल और नॉन कन्वेंशनल जो बैंक्स वाले सिस्टम होता है उसके अंदर। तो अब क्योंकि शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स आ चुकी हैं, शरिया कंप्लाइंट बैंक्स आ चुके हैं, तो उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ इन्वेस्ट ज़रूर करें। अगर आपको प्रॉब्लम है प्रॉफिट्स के थ्रू जो कि बैंक्स के थ्रू मिल रहे हैं प्रॉफिट्स, अगर प्रॉब्लम है तो मैं कहता हूँ आप प्रॉफिट ज़रूर लें। आप बगैर सवाब की नीयत से उसको चैरिटी कर दें। अगर आपको नहीं लेना ना लें, लेकिन चैरिटी कर दें, क्योंकि अगर आप उस सिस्टम में जाएंगे नहीं, आपको पता नहीं होगा, तो फिर आप उसके अंदर बैंक का फायदा कर रहे होंगे। किसी और का नुकसान नहीं होगा, आपका अपना नुकसान होगा और बैंक का फायदा होगा। तो एटलीस्ट उसको लें और दूसरों को जो अगर मैं कहता हूँ सवाब की नीयत से भी ना करें, उसको वैसे करते हैं। और ये तो बात हो गई बाय द वे जो फिक्स इनकम की बात हो रही थी। लेकिन जो स्टॉक की इन्वेस्टमेंट होती है, अब आप ये सोचें, हम हमेशा बात करते हैं यूएस की स्टॉक्स की। यूएस की स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी है और बहुत अच्छे रिटर्न्स देती है। हम एप्पल की बात करते हैं, अमेजोन की बात करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके स्टॉक मार्केट जिनके स्टॉक्स ने रिटर्न्स दिए बहुत ज़्यादा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो लोगों को नहीं पता होता कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अगर 25 या 20 साल के ऊपर देखें तो उसने यूएस की स्टॉक मार्केट को बीट किया है। अच्छा। और ना सिर्फ रुपये टर्म के अंदर, डॉलर टर्म्स के अंदर बीट किया है। Okay. तो अगर किसी ने 2000 के अंदर फर्ज करें पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इक्विवेलेंट $1000 इन्वेस्ट किए होते, मुझे नहीं पता कि कितने का डॉलर था उस टाइम पे, लेकिन मैं डॉलर की बात करूँ, $1000 इन्वेस्ट किए होते और वही पैसे यूएस की स्टॉक मार्केट में डाले होते, तो इस वक्त वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। अच्छा, हम जब बात करते हैं रिटर्न्स की, तो मैं इस वक्त ETFs की बात कर रहा हूँ या ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड्स की बात कर रहा हूँ। ये वो फंड्स होते हैं जो कि टोटल स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रहे होते हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप एप्पल में इन्वेस्ट कर दें या अमेजोन में इन्वेस्ट कर दें या फिर पाकिस्तान के अंदर आप फर्ज करें लकी मोटर्स में इन्वेस्ट कर दें। किसी भी स्टॉक की बात नहीं कर रहा मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ कि ब्रॉड मार्केट फंड्स होते हैं या ETFs होते हैं, आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि फर्ज करें आपने ETF में इन्वेस्ट किया, आपका जो टोटल $1000 हैं वो एक स्टॉक में नहीं जा रहे जी। आपके सारी की सारी कंपनीज या टॉप 100 कंपनीज या टॉप 500 कंपनीज उसके अंदर वो पैसे जा रहे हैं। Okay. जब आप इस तरह से करेंगे तो आप अपना रिस्क भी खत्म करेंगे और आप एक पर्टिकुलर अब इसकी एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि फर्ज करें आपने 2000 के अंदर नोकिया बहुत अच्छा एक ब्रांड था। सही। 2010 में ब्लैकबेरी बहुत अच्छा ब्रांड था। सही। मोटरोला एक ज़माने में बहुत अच्छा ब्रांड था। इंटेल एक ज़माने में, हम लोग जब छोटे थे या जवान हो रहे थे उस टाइम पर जो कंप्यूटर लेते थे तो हमें पता था कि इंटेल का प्रोसेसर लेना है और ये सारी चीज़ें। राइट। आज इन सारी कंपनीज के बहुत सारे टर्म्स के अंदर नामो निशान नहीं है। नामो निशान तो खैर है, इंटेल अभी भी है, नोकिया अभी भी है, श्रिंक हो चुके हैं, श्रिंक हो चुकी है। एट द सेम टाइम एप्पल उस टाइम पर नहीं था, उसी तरह से सैमसंग उस टाइम पर नहीं था, अब वो कंपनीज बढ़ चुकी हैं। सही। इंडेक्स फंड्स या ETFs लेने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने टॉप 100 कंपनीज का इंडेक्स फंड ले लिया या टॉप 500 कंपनीज का जो फंड है वो ले लिया, आज अगर एप्पल टॉप में है तो आप उस कंपनी के स्टॉक्स आपके ओनरशिप में आएंगे। 10 साल बाद एप्पल नहीं होती है, कोई और कंपनी आ जाती है, तो फिर उस टाइम पर उस कंपनी के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे। तो इंडेक्स फंड या जो इस तरह की ETFs हैं उनका फायदा ये होता है कि आपका रिस्क खत्म हो जाता है। आपको ये नहीं फिक्र करने की जरूरत होती कि आप किस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें, किस कंपनी में ना करें। तो ये तो स्टॉक मार्केट का एक जनरल वो है कि आपको स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने का फायदा ये होता है कि आप रियल एस्टेट के अंदर, जाहिर सी बात है, जिसका 1500 दिरहम फीस सैलरी है, वो क्या रियल एस्टेट लेगा, वो उसमें अपना क्या खर्चा निकालेगा और क्या रियल एस्टेट लेगा। मैं कहता हूँ वो 100 दिरहम्स 200 दिरहम्स पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर दे और उसको देखे कि कैसे ग्रो। ऑनलाइन लगेगा ये सारा पैसा? ये सब कुछ ऑनलाइन होगा। Okay. अच्छा, इसके अंदर भी ये होता है कि बैंक अकाउंट लाजमी है। अगर आपकी 1500 दिरहम भी आपकी सैलरी है तो पाकिस्तान के अंदर बैंक अकाउंट ज़रूर खोलें। और बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था लास्ट गवर्नमेंट का जो कि रोशन डिजिटल अकाउंट का था, और उसके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं, अकाउंट खोल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसी के थ्रू आप अपना जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट का सबसे बड़ा पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदा ये है कि वो जो अकाउंट खोलता है वो होता तो पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन अगर आप चाहें तो उन पैसों को जिस वक्त भी आप चाहें वो बाहर से वापस मंगवा सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान से वापस दुबई मंगवा सकते हैं। यस, करेक्ट। मैंने मल्टीपल टाइम्स किया हुआ भी यही। यस यस। अच्छा, मैं सबको ये बोलता हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट करें पाकिस्तान के अंदर, चाहे प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो,
चाहे इनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जो भी काम करें रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू करें। Okay. उसके मल्टीपल फायदे हैं। एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको, जो पाकिस्तान में बहुत अब इशू बन गया है कि टैक्स फाइलिंग करनी पड़ती है, राइट। तो आपको कोई टैक्स फाइलिंग नहीं करनी पड़ती। रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर जो पैसे भी होंगे, इसका मतलब ओवरसीज पाकिस्तानी आप है। ओवरसीज पाकिस्तानी है, आपके जो भी पैसे उसके अंदर पड़े हुए हैं, जब तक कि उस अकाउंट के परव्यू के अंदर है, आपको कोई टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं है। एक सबसे बड़ा फायदा ये। बिग एडवांटेज, वेरी बिग एडवांटेज है, बहुत बड़ा। मतलब मुझे तो अब दुबई में रहते हुए हमें टैक्स का तो अब वो चक्कर ही खत्म हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता हम आ रहे हैं इसके अंदर। अभी भी पर्सनल टैक्स नहीं है, यस तब इनकम टैक्स नहीं है अभी, लेकिन हमें तो अभी उस तरह के आइडियाज नहीं है। राइट। ऑफ कोर्स जब आप उस सिस्टम में जाते हैं तो आपको समझना पड़ता है। तो एक तो ये कि आपको टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं है, जीरो टैक्स फाइल करते हैं आप। दूसरा फायदा ये है कि आप जितने भी पैसे रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू, चाहे वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, राइट, एक स्पेसिफिक रूट है कि आप रियल एस्टेट में अगर रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं और अगर उस प्रॉपर्टी को बेचते हैं, वो पैसे दोबारा वापस मंगवा सकते हैं। Okay. लेकिन ये उस वक्त कंडीशन में ही होगा जब आप पैसे रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू भेजेंगे और उसके थ्रू ही इन्वेस्ट करेंगे, तो आप पैसे वापस मंगवा सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसे जब आप उसमें भेजेंगे अकाउंट के अंदर और उसके थ्रू ब्रोकर अकाउंट खोलेंगे और उसके थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, तो वो पैसे डिविडेंड जो आते हैं, डिविडेंड्स के बारे में बात करता हूँ, लेकिन अगर आपने फर्ज करें किसी टाइम पर वो पैसे मंगवाने हो वापस, वो पूरे के पूरे आपके यूएई या किसी और मुल्क में जहां भी हैं वहां आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है या कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट है उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसे भी आप रिपैट्रिएट। ये सारा कुछ इमरान खान के दौर में हुआ था, उसी टाइम पर हुआ। नया पाकिस्तान जो आप कह रहे हैं, हाँ, ये उसी टाइम पर हुआ था। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने डॉलर टर्म्स के अंदर भी दिया हुआ है और रुपी टर्म में दिया हुआ है। दोनों अकाउंट खोल सकते हैं, दोनों खोल सकते हैं आप। यूएस डॉलर भी खोल सकते हैं और रुपी भी। रोशन डिजिटल अकाउंट यूएसडी अकाउंट भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, यूएसडी, और उसमें आपको एटीएम कार्ड भी मिल जाता है। और जो कि मैंने नहीं लिया हुआ क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती मुझको, लेकिन अगर आपको बैंक अकाउंट में पैसे मंगवाने तो पैसे मंगवा सकते हैं। जी जी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि पाकिस्तानी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ इवन 100 दिरहम, अच्छा यूएई में रहते हुए मेरे ख्याल से 700 दिरहम्स हैं जो आप अगर ट्रांसफर करते हैं पाकिस्तान तो विदाउट फीस जाता है। विदाउट फीस है, यस। तो इसलिए इतने पैसे आप कर लें कि 700 दिरहम एक साथ भेजेंगे, बगैर पैसों के जाएंगे। वैसे तो लोग बहुत सारे हर महीने बहुत कम पैसे भी भेज रहे होते हैं अपनी फैमिली को। मैं कहता हूँ उसको रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू भेजें, उसका लेटर ऑन बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपने जो भी ट्रांजैक्शन रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू की होगी, अब जब आप पाकिस्तान वापस जाते हैं आपको कोई ट्रैक रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं। आप कहेंगे कि यार मैंने भेजे ही पाकिस्तान उस चैनल के थ्रू है, तो आए पाकिस्तान से बाहर है, तो वो मसला नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको शुरू से देखनी पड़ती हैं। तो जो कम आपकी अगर इनकम कम है तो आपको लाजमी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं ये कहता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है, आप जब उसमें जाते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिलती हैं। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आप अगर आपके पास फर्ज करें 10,000 दिरहम है, आप 10,000 दिरहम को कभी भी एक साथ नहीं लगाएं स्टॉक मार्केट में। आप स्लोली एंड ग्रेजुअली 500 दिरहम, 1000 दिरहम स्टॉक मार्केट में लगाएं। और अभी मैं पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। सही है। अगर थोड़े से ज़्यादा पैसे होते हैं तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पर भी करें। हाँ, उस कैटेगरी को भी बताएं। हाँ, यूएई के स्टॉक मार्केट के अंदर आप कर सकते हैं, आप यूएस की स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ रहते हुए आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि दुबई एक ऐसी जगह है, इवन जीसीसी और वाइडर रीजन ऐसी जगह है जो आपको रोकता नहीं है कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए। पाकिस्तान में रहते हुए आप यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप पाकिस्तान के अलावा और जगहों पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप यूएई की बात करें तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कोविड में जो प्रॉपर्टी प्राइसेस थी वो बिल्कुल गिर गई थी यहाँ पर। वो इतनी गिर गई थी कि आप ये सोचें कि आई थिंक लोएस्ट बॉटम, आई थिंक, राइट? हाँ, लोएस्ट बॉटम, हाँ कह सकते हैं लोएस्ट बॉटम हो गया था अगर आप कंपेयर करें उसको ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब उसको देखें कि जो विला या अपार्टमेंट जो भी प्राइस है, लेट्स से 1 मिलियन का हो गया था, उसकी जब प्राइस अब बढ़ी है तो एट मैक्स 1.5 to 2.5 मिलियन का हो गया। राइट, करेक्ट। ठीक है, 2 times 2.5 टाइम्स इस तरह हुआ है एट मैक्स जी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप एमआर के स्टॉक्स को देखेंगे, जो कि एमआर बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, एमआर के स्टॉक्स ने 2.5 दिरहम्स पर स्टॉक से इस वक्त वो चला गया है ऑलमोस्ट 8 दिरहम, 8.5 दिरहम। तो किसी भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से बेहतर रिटर्न दिया है एमआर के स्टॉक। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप एमआर के स्टॉक में इन्वेस्ट करें, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट किस तरह से आपको रिटर्न देती है। और ना सिर्फ ये रिटर्न्स आपको इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक प्राइस मिले बल्कि डिविडेंड्स भी मिले। अच्छा, मैंने शुरू में बोला था कि डिविडेंड्स भी एक चीज होते हैं। तो जो कंपनीज प्रॉफिट बना रही होती हैं वो बहुत सारे टाइम इस तरह करती हैं कि आपको कुछ पैसे एज अ डिविडेंड, एज एन इन्वेस्टर आपको ट्रांसफर करें। सारी कंपनीज नहीं करती लेकिन बहुत सारी कंपनीज करती हैं। तो अगर एमआर की बात करें तो एमआर ने, या एप्पल की बात करें तो इस तरह की कंपनीज होती हैं जो डिविडेंड्स पे करती हैं। आप एमआर को एग्जांपल ले लें कि उसने 2 दिरहम के ऊपर जो स्टॉक था उस वक्त भी डिविडेंड दिया, आज वो 8 दिरहम का स्टॉक है, आज भी वो डिविडेंड दे रहा है।
ये बात जहन में रखनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती हैं। इमार का ही स्टॉक 13 दिरहम का भी जा चुका है ओके पुराने जमाने में। तो ये ऐसा नहीं होता कि सब कुछ ऊपर ही जाता है, नीचे भी आता है, नीचे भी आता है। इसीलिए हलाल भी है, इसीलिए हलाल भी है। एग्जैक्टली। तो स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल होता है। और अगर किसी को ना समझ में आए तो मैं कहता हूँ कि शुरू में स्लोली एंड ग्रेजुअली चलें, कभी भी सारे पैसे ना डालें। अगर मैं कहता हूँ कि फर्स्ट करें आपके पास 1 लाख रुपए हैं, मैं कहता हूँ 5,000 रुपए से स्टार्ट करें, महीने के 5,000 रुपए डालें, साल तक देखें चल कैसे रहे, काम कैसे हो रहा है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को मतलब लंबी गेम है ये। हाँ, लंबी गेम है, फौरन से पैसे नहीं बढ़ जाएंगे। ये बात तो मैं आपको कहता हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो ये बाय द वे ये पैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो प्रॉपर्टी की हो, चाहे वो स्टॉक्स की हो, चाहे किसी किस्म की भी इन्वेस्टमेंट्स हो, अगर वो इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो लंबी गेम है। राइट। अगर आपको पैसे जल्दी बनाने हैं तो एक तो वो गैम्बलिंग से बन सकते हैं, जिसमें आप जीरो भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और छक्का लग गया तो ऊपर जा सकते हैं, लेकिन वो जाहिर सी बात है मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। करेक्ट, यस। या फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सही। मेहनत के अलावा कुछ नहीं होता। आप अपनी जॉब में हैं तो अपने आप को अपस्किल करें। आप अपनी कम सैलरी के ऊपर काम करें तो जॉब्स अप्लाई करें। आजकल हमने एक पॉडकास्ट पहले भी की थी, उसमें बताया था कि लिंक्डइन कितना इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी लेवल के ऊपर हो, आपको अपना सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उसके थ्रू आप नई नई जॉब्स देख सकते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। राइट। तो अगर किसी को ज्यादा पैसे बनाने, जल्दी पैसे बनाने, उसका एक्टिव इनकम से ही हो सकता है काम। उसका ये नहीं हो सकता कि आप ये सारी पैसिव इन्वेस्टमेंट्स जो आप कह रहे हैं, ये सारी पैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसके लिए रियलिस्टिक होना पड़ेगा। मैं क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा, क्रिप्टो में मैं खुद भी इन्वेस्ट नहीं करता। आप रियलिस्टिकली सोचें कि आप अगर पाकिस्तानी रुपी टर्म में बात करें, अगर आपको 20% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है, इट इज वेरी गुड। लेकिन वो हर साल नहीं मिलता। किसी साल आपको शायद 40% मिल जाए, किसी साल आपको 20% मिल जाए, किसी साल आपको शायद 5% मिले या 0% मिले। इसी तरह से यूएस की स्टॉक मार्केट में बात करेंगे तो एवरेज यूएसडी के अंदर 8% का रिटर्न होता है। किसी साल 4% मिल सकता है, किसी साल आपको 16% मिल सकता है, किसी साल हो सकता है नेगेटिव में हो। लेकिन जब तक आप लॉन्ग टर्म गेन में नहीं करेंगे, हो सकता है एक साल आपका नेगेटिव में चला जाए। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, मैं नेगेटिव में गया, मैंने वहीं छोड़ दिया। अगर आप इस तरह करेंगे तो आप फिर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप रुक जाएंगे। आप नुकसान कंटिन्यूअसली स्मॉल स्केल पे करते रहना चाहिए। बिल्कुल करते रहना चाहिए। उसका 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि कंपाउंडिंग होगी, आप जैसे जैसे पैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेंगे, और डिविडेंड्स की इनकम को भी आप रीइन्वेस्ट करेंगे, एक्सपीरियंस भी आएगा, और दूसरा एक्सपीरियंस भी आएगा, जो कि कंपाउंडिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप जैसे जैसे अच्छे इन्वेस्टर बनते रहते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी कंपाउंड हो रहा होता है। करेक्ट, यस। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ये टेम्परामेंट का गेम होता है। सही। आप कितना, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि उनका टेम्परामेंट नहीं होता, या वो सोचते हैं कि यार ये पैसे जीरो हो जाएंगे। जीरो कुछ भी नहीं होता। आप कोविड की एग्जांपल ले लेना, हमें लगता था कि दुनिया खत्म हो गई है, राइट, लेकिन दुनिया नहीं खत्म हुई। फिर वो एग्जांपल एक और किसी ने दी थी कि यार अगर दुनिया खत्म ही होनी है तो फिर मेरे पैसे किस काम के आएंगे, तो बेहतर ये मैं उसको इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो मेरे जब पैसे हैं ही खत्म ही होना है, मुझे भी खत्म होना है, तो पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ, जब बढ़ेंगे तो बढ़ जाएंगे। राइट, राइट। तो ये थोड़ा सा आपका माइंड गेम भी होता है। राइट, राइट। तो आप मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इसको। जैसे मैं चाहता हूँ आप और एक्सप्लेन करें उनको जिनको ये भी नहीं पता स्टॉक्स क्या होते हैं। स्टॉक्स शेयर होते हैं? हाँ, तो बेसिकली होता क्या है कि एक कंपनी है, वो फर्स्ट करें मेरी अपनी कोई कंपनी है, सही, मैं कोई कंपनी मैं कोई लेट्स से ये बुक बनाता हूँ, सही। अब ये मैं बुक बना रहा हूँ, लेकिन इसकी प्रोडक्शन अब मुझको ऐसा लगता है कि जो ना एक लेवल पे रुक गई है। सही। अब मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए ताकि मेरी मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी हो और मेरी जो है वो सेल्स सप्लाई लाइन अच्छी, सही। उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, लेकिन मुझे पता है बिजनेस अच्छा है और अगर मैं ये थोड़े पैसे मुझे मिल जाएं तो मैं ये काम कर सकता हूँ। राइट। उसके लिए एक तरीका ये है कि मैं कुछ अपने रिलेटिव्स के पास जाऊँ, उनसे पैसे लूँ और उनके थ्रू जो है मैं अपने कर्जा लेकर काम करूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़े से ज़्यादा पैसे हों और मैं रिलेटिव्स पे रिलाई नहीं करना चाहता। तो हो सकता है मैं अगर अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूँ तो मैं एक IPO कर लूँ। IPO का मतलब ये है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि मैं किसी स्टॉक मार्केट के अंदर जाऊँ और वहाँ पर अपनी फर्म को लिस्ट कर लूँ और बहुत सारे लोग आकर उस मेरे आपके शेयर्स खरीद लें मेरे शेयर। जब वो खरीदना शुरू करेंगे और मैं लिस्ट करूंगा तो मेरे पास पैसे आना शुरू होंगे। सही है। जब वो पैसे आएंगे तो फिर मैं अपनी ग्रोथ में काम कर सकता हूँ। तो ये अच्छा, जो शेयर आप छपवाते हैं उसकी एक वैल्यू होती है, जैसे करेंसी होता है उस तरह से, राइट? हाँ बिल्कुल। आप अच्छा जब आप एक कंपनी को लिस्ट करते हैं किसी स्टॉक मार्केट के अंदर तो आपको हर चीज बताना पड़ती है। सही। इसी की बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि जो यहाँ पर RTA है दुबई में, रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, वो अब स्लोली एंड ग्रेजुअली IPOs पे जा रही है। वो अपने शेयर्स को लिस्ट कर रही है। जब वो लिस्ट करते हैं तो वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को उनको पब्लिक करना पड़ता है। right. उस इन्फॉर्मेशन के अंदर हर तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अब जब ये पार्किंग, आपको पता होगा ये पार्किंग का IPO आया था जिसके अंदर उन्होंने जो RTA की जो पार्किंग की डोमेन है, सिर्फ और सिर्फ पार्किंग की डोमेन, उन्होंने उसको
लिस्ट किया था स्टॉक मार्केट के ऊपर। ओके जब उन्होंने ये लिस्ट किया तो उनको एक एक चीज़ बतानी पड़ी कि भाई ये हमारा ये रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है, ये रेवेन्यू इस तरह से आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो पूरे के पूरा डॉक्यूमेंट होता है जो आपको Right. नजर आता है। बड़ा एक इंटरेस्टिंग इसमें पॉइंट था, उन्होंने कहा था कि जो हमारा 30% मेरे ख्याल से रेवेन्यू है वो फाइन से आता है। तो यू Wow. कैन इमेजिन कि जो पार्किंग, जो हम दुबई की पार्किंग कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो फाइन्स का रेवेन्यू है वो 30% उनका अकाउंट करता है टोटल वैल्यू का। अच्छा, तो बताना पड़ा उनको ये। उनको बताना पड़ा। तो यही चीज़ मैं सुन रहा था, उनकी एक पॉडकास्ट हो रही थी, तो उनके जो सीईओ था वो आया था, तो उसने कहा कि भाई वो अगर लोग अक्लमंद हो जाएं और फाइन्स पे ना करें, वो मतलब वो उतना आइडिया हो जाए लोगों को, तो उन्होंने बोला देखें हम जो है ना इस बिजनेस के अंदर पिछले 10-15 साल 20 साल से हैं, और हमें पता चल गया कि लोग गलतियां करते हैं। तो गलतियों की बेसिस के ऊपर हमने अपना मॉडल बना लिया, फाइनेंशियल मॉडल है हमारा, ओके और वो फाइन्स का है। ओके अब ये तो पार्किंग की बात थी, इसी तरह से दुबई पुलिस का ट्रैफिक का सिस्टम है। तो ये सारी चीजें हैं, ये चीजें आपको बतानी पड़ती हैं। जब मैं अपनी कंपनी लेके जाऊंगा तो मुझे बताना होगा कि इस बुक के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है बनाने में, या कितने खर्चा आ रहा है इसको बनाने में, इससे मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो सारी चीजें मुझे बताना होंगी। फिर अगर वो जो सामने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनको समझ में आएगा तो मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। तो ये चीज होती है बेसिकली कंपनी के शेयर, और इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस बोथ इसके अंदर दोनों हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए शेयर्स अब इसको रीड करना आसान नहीं होता। अच्छा, जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं ये कह तो रहा हूँ अभी, जैसे कि मैं एप्पल के स्टॉक्स ले लें या कोई और स्टॉक ले लें, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अच्छा जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए रिकमेंडेड वे ये है कि वो ETFs लें। अब ETFs बताएं, ETFs क्या होता है? ETFs क्या होते हैं? ETFs ले लें या इंडेक्स फंड्स ले लें, ये क्या चीज़ होते हैं? अब फर्ज करें कराची स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें, 100 टॉप की कंपनीज हैं। सही है। आप एक फंड ले लें जो 100 टॉप की कंपनीज हैं, उसके आप एक्सपोजर ले लेंगे। ओके, मतलब ये इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं। इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं। ओके, अब इसके अंदर टॉप 30 भी हो सकती हैं, टॉप 100 भी हो सकती हैं, टॉप 10 भी हो सकती हैं। Okay. उनके डिफरेंट ETFs हो सकते हैं। इतने सारे ETFs नहीं है। ETF स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ट्रेडेड। अब इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं, कुछ 3-4 कंपनीज हो सकती हैं, Okay. फुल स्टॉक मार्केट हो सकती है। ये चीज पाकिस्तान में इतनी डेवलप नहीं है, लेकिन फिर भी 3-4 ETF आपको मेजर मिल जाएंगे, बल्कि शायद ज्यादा ही मिल जाए। इसी तरह से म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं कि बेसिकली वो ETF और म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट सेम चीज होती है। मैं अभी टेक्निकल चीजें होती हैं बहुत ज्यादा अगर बेसिक ही रहना अच्छा है। बेसिक रहते हैं, उसके अंदर दोनों चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप अगर चाहते हैं, फर्ज करें कि मेरे पास टॉप 100 कंपनीज हैं, टॉप 10 कंपनीज हैं, राइट, उसको मैं बगैर किसी रिसर्च के मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो एक किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जाऊंगा, जो कि कोई बैंक भी ऑफर कर सकता है, कोई ब्रोकरेज हाउस भी ऑफर कर सकता है, बहुत सारी उसकी भी अपनी स्टडीज होती हैं। लेकिन जो अच्छे म्यूचुअल फंड होते हैं, जो अच्छे ब्रॉड मार्केट जिसे कहते हैं ना, ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड, यानी कि आप टोटल इकोनॉमी को खरीद लें। टोटल इकोनॉमी का खरीदने का मतलब ये कि अगर पाकिस्तान में आपको इंटरेस्ट है, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि ग्रोथ आगे आने वाली है, जैसे इंडियंस करते हैं अपनी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। जितनी भी कंपनीज हैं वो सब खरीद लेते हैं, वो चाहे 100 रुपये हो, चाहे 1000 रुपये हो, चाहे 1 लाख रुपये हो, चाहे 10 लाख रुपये हो। ETF टाइप आप ETF खरीद लें या म्यूचुअल फंड खरीद लें। ओके, जब आप ये खरीदते हैं और कॉन्स्टेंटली खरीदते रहते हैं, तो इवेंचुअली मुल्क ऐसी चीज नहीं है जो रुक जाएगा। जैसे जापान की एग्जांपल है, वो एक जगह रुक गया था स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन US की स्टॉक मार्केट है वो चलती रही है, पाकिस्तान की इवन स्टॉक मार्केट है वो भी चलती रही है। अच्छा, ग्रोथ मार्केट है। हम कुछ भी कह लें, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, 250 मिलियन वी आर टॉकिंग, मतलब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन राइट। दुबई को देख लें, मतलब कराची की पॉपुलेशन जितनी वो एक UAE की पॉपुलेशन है उसकी। यस यस। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव होता रहता है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है। प्रॉब्लम्स असाइड, मसले जो भी हैं, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहीं ना कहीं पहुंचती हैं। लेकिन पॉइंट सिर्फ ये होता है, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मेरे जो लोग होते हैं जो करते हैं, मैं कहता हूं उनको आप एटलीस्ट 10 ईयर्स का होराइजन लें। उससे कम का होराइजन लेंगे, हो सकता है अच्छा प्रॉफिट हो जाए, लंबी गेम है, लेकिन लंबी गेम है। अगेन, अगर आपको ज्यादा पैसे बनाने हैं तो फिर एक्टिव इनकम की तरफ आना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ अपने पैसों को इन्फ्लेशन से बचाना है, यानी कि अपनी महंगाई जो भी हो रही है, आज लेट्स से ब्रेड की प्राइस यहाँ पर बात करें 5 दिरहम है, आज से 3 साल पहले चले जाएं 3 दिरहम की होगी। तो ये जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, इससे बचना है तो ये आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स बचाती हैं। सही। अगर आप पैसों को सिर्फ बैंक अकाउंट में कैश रखेंगे तो कैश रख लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा उस पर। वैसे भी हमारे मजहब में भी ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरह से। बाय द वे, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर आपके पास पैसे होते हैं, आपको उस पर ज़कात देनी है। अगर आपका घर है, आप जिसमें आप खुद रह रहे हैं,
उस पर आपको ज़कात देनी, उस पर ज़कात नहीं देनी। ओके, अगर आप किराए पे कोई चीज़ लेते हैं, वैसे मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर तो हूँ नहीं, हाँ, मैं फिर भी अच्छी बात है। information बता रहा हाँ हूँ। जी अगर आप कोई किराए पे घर लेते हैं जी, या देते हैं, तो उस किराए के लेट से 1 करोड़ का घर है, तो उस 1 करोड़ रुपए के ऊपर आपको ज़कात नहीं देनी। आपको जो जो उसमें से किराया आ रहा है उस पर ज़कात देनी है, अगर निसाब बनता है उसका। सही, क्यों? क्योंकि इस्लाम में जो बात है वो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ की है। ओके, आपने घर लिया हुआ है, उसको यूटिलाइजेशन हो रही है उसकी। आपने पैसे रखे हुए हैं, उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है। सही, इसी तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपके पैसे लगे हुए होते हैं, ये इसमें कुछ दो राय हो सकती हैं। मैंने जितना सुना है, यहाँ के कुछ मुफ्तियों से भी मेरी बात हुई थी, जी, उन्होंने मुझे बताया था कि हम जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उस पे ये नहीं कह सकते कि फर्ज करें किसी ने 10,000 दिरहम लगाए हुए स्टॉक मार्केट के अंदर, Right. साल के एंड के ऊपर 10,000 दिरहम के ऊपर ज़कात दे दें। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस है। आपने एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके अंदर कितनी इन्वेंट्री है, कितनी नहीं है, ये बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आगे होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। डायरेक्ट 2.5% का हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। उसकी वजह से फिर कुछ लोगों ने 1% के ऊपर, कुछ लोगों ने 1.5% के ऊपर उसको एक वैल्यू दे दी है। Right. वो आप अपने मसलक के हिसाब से देख सकते हैं, जो आपको समझ में आता है वो कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट वही है कि सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ होती है। सही, आप पैसों को सिर्फ एक जगह रखते हैं, आप गोल्ड खरीद के रख लेते हैं, वो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं है। Right. इसी वजह से गोल्ड के ऊपर ज़कात होती है। अगर आपके पास कैश मौजूद है तो उस पर ज़कात होती है, आपकी सवारी पे ज़कात नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी चाहिए, राइट, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो आपका नॉर्मल दुनिया है जिस तरह से, वो भी आपको समझना चाहिए। राइट, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। आई थिंक अमीर बनो, स्टॉक में पैसे लगाओ। नहीं, मैं यही कहता हूँ कि स्टॉक में पैसे लगाओ और उसको समझो, क्योंकि सीखने को बहुत 10 साल का तो कम से कम एक प्लान बनाए बंदा, अगर करना है तो। बिल्कुल और 10 साल भी ऐसे ही गुजर जाते हैं। बिल्कुल 10 साल बहुत जल्दी गुजरते हैं। हम यूएई में आए हुए 15 साल हो गए। अगर मैं एक एक चीज आपको बताना शुरू करूं, यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता, इवन पाकिस्तान के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता, लेट असाइड रियल एस्टेट को, एक बहुत अच्छे ट्विटर के ऊपर एनालिस्ट हैं, अब तो उनका वो काफ़ी अच्छा काम भी है, ब्रोकरेज हाउस भी चला रहे हैं। वो उनसे मेरी पॉडकास्ट हो रही थी, तो वो ये बता रहे थे कि आप पाकिस्तान के अच्छे से अच्छे सिटी में चले जाएं, अच्छे से अच्छी लोकेलिटी में चले जाएं। हमने पूरी रिसर्च की है 10 साल के ऊपर स्टॉक मार्केट, 10 क्या 20 साल के ऊपर, 15 साल के ऊपर, जितने भी टाइम होराइजन है, अनलेस एंड अनटिल कभी कभी होता है ना कि एक स्टॉक, एक रियल एस्टेट कोई लोकेलिटी आती है, एकदम से उसकी डबल हो जाती है प्राइस, राइट, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे, फर्ज करें मैं पाकिस्तान में कराची की बात करूं, गुलशन इकबाल का एरिया हो गया, डिफेंस का एरिया हो गया, इस तरह के एरियाज हो गए, इसके अंदर जो ओवरऑल 10 साल के ऊपर प्राइसेस बढ़ी हैं, कहीं भी स्टॉक मार्केट ने उनको बीट नहीं किया। ओके, चाहे वो आप उसके किराए को भी इंक्लूड कर लें, सब कुछ इंक्लूड कर लें, उसने बीट नहीं किया। सही, तो लेकिन वही बात है कि आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, क्या कैसे करना है। राइट, असल में घर या रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको नज़र आ रही होती है। राइट, जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपको नजर नहीं आती है। तो लोगों का, और फिर उसमें बटन्स के ऊपर आप सेल और बाय कर सकते हैं। रियल एस्टेट में आप, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कोविड में एकदम से पैसे गिर गए, आपने अपना घर बेच दिया, ऐसे तो नहीं करेंगे। लेकिन जो इंस्टिंक्ट होती है, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है बंदा, और अगर उसको टेम्परमेंट नहीं होता है, स्टॉक्स गिरते हैं, वो कहता है अब मैं बेच देता हूँ, और बेचना बहुत आसान होता है, सेल का बटन दबाएं और बेच दें, और नुकसान आप ले लेंगे। अनलेस एंड अनटिल कंपनी के साथ कोई मेजर मसला हो तो उसको बेचना नहीं चाहिए। तो ये मैं कहूँगा लोगों को स्टार्ट ज़रूर करें, बहुत कम पैसों से स्टार्ट करें। अच्छी बात स्टॉक मार्केट की ये है कि आप 100, अगर आप, मैं पाकिस्तान के टर्म्स में बात करूं, आई थिंक 5,000 रुपये या 10,000 रुपये से आपका अकाउंट खुल जाता है। okay. तो विच इज़ नथिंग, 100 दिरहम 150 दिरहम की बात कर रहे हैं हम, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूएई की स्टॉक्स की बात करें तो मेरे ख्याल से आपका 1,000 दिरहम 500 दिरहम, मुझे नहीं पता कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट किया है, मेरे ख्याल से मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप जो भी करते हैं इन्वेस्ट, हाँ उसके अंदर मिनिमम ट्रांजैक्शन फीस होती है, शायद 10-15 दिरहम के करीब की ट्रांजैक्शन फीस लगती है पर ट्रांजैक्शन, तो वो अपने हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट शायद नहीं होती दुबई के अंदर। इसी तरह से यूएस के स्टॉक्स के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन 500 दिरहम, इवन अगर आप कोई आप सोचें एप्पल का शेयर की वैल्यू आई थिंक कोई $220 है। राइट, मैं चाहता हूँ कि एप्पल के शेयर्स में इन्वेस्ट करूँ, मैं चाहता हूँ, मेरे पास सिर्फ 20 दिरहम है, $20 हैं, मैं $20 के शेयर खरीद सकता हूँ, फ्रैक्शनल शेयर्स मेरे पास आ जाएंगे। बहुत सारे इस तरह के ऑप्शंस हैं, तो इसलिए ऑप्शंस बहुत हैं। रियल एस्टेट, बाय द वे रियल एस्टेट के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यूएई के अंदर रहते हुए आप फ्रैक्शनल ओनरशिप ले सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर ऐसे हैं जिनके बारे में मैं भी अपने चैनल के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, जिसमें अगर आप चाहें कि 500 दिरहम आपके पास हैं, आप चाहते हैं कि
यूएई की किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दें 500 दिरहम, तो टोकनाइज इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसको, अच्छा। वो भी आप कर सकते हैं। 500 दिरहम हो गया, 5000 दिरहम हो गया, 5 लाख दिरहम हो गया। तो क्या प्लेटफॉर्म है उसके लिए? एक प्लेटफॉर्म है स्मार्ट क्राउड, दूसरा प्लेटफॉर्म है स्टेक का। ओके, एंड रिलायबल है दोनों? हाँ, रिलायबल, इतने रिलायबल हैं कि ठीक है, इनमें आपको प्रॉफिट्स अच्छे उस तरह के नहीं मिलते। अगर आपको खुद लेकर उस प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करके उस प्रॉपर्टी से रेंटल लेंगे, फर्ज करें आपको रेंटल रिटर्न मिलता है 7%, राइट। अगर इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करेंगे तो आपको शायद 5% का रेंटल रिटर्न ओके। लेकिन इसका फायदा ये है कि आप अगर फर्ज करें, आपको पता है कि यूएई की स्टॉक, ये जो रियल एस्टेट मार्केट है, ये ऊपर जाएगी, राइट। तो आप इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर इन्वेस्ट करें, 5000 दिरहम कर दें, 10,000 दिरहम कर दें, पर्टिकुलर आपको जो एक अपार्टमेंट है, एक विला है, उसके अंदर शेयर मिल जाएगा। अच्छा, Right. आपने पूछा रिलायबल है कि नहीं है, तो जो भी मैं अपने प्लेटफॉर्म पे बात करता हूँ वो हमेशा उन प्लेटफॉर्म्स की बात करता हूँ जो कि DIFC से, DFS से या अबू धाबी के अंदर रेगुलेटेड होते हैं। ओके, जब रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो उनका ऑडिट होता है और वो सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही होती हैं। प्रॉपर होती है। अच्छा, इतना रेगुलेटेड है, इतना ट्रांसपेरेंट है कि अगर फर्ज करें मैंने कोई 1000 दिरहम की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर शेयर लिया, अब होता क्या है, जी, ये प्लेटफॉर्म बेसिकली काम ऐसे करते हैं कि आप एक प्रॉपर्टी है, लेट्स से 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी है, सही। अब वो लिस्ट होती है इनकी वेबसाइट के ऊपर। अब आपके पास फर्ज करें 10,000 दिरहम है, आपके पास 5,000 दिरहम है, जो भी अमाउंट है आपके पास, मिनिमम शायद 500 दिरहम या 1000 दिरहम है। ओके, और मैं जिसके पास ज्यादा पैसे हो मैं उसी को कहता हूँ एटलीस्ट। तो ये ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज होते हैं या रेडी प्रॉपर्टीज? ये रेडी प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑफ प्लान पे अभी तक ये लोग नहीं आए। वैसे मैंने इनसे पूछा था तो कह रहे थे ऑफ प्लान पे भी आएंगे, लेकिन अभी तक ये रेडी प्रॉपर्टीज हैं। तो वो अपार्टमेंट है जी, इनके पास लिस्ट हुआ हुआ है, ये फंडिंग स्टार्ट करते हैं। जो रिटेल फंड लोग होते हैं वो फंड करना स्टार्ट करते हैं। पहले किसी जमाने में टाइम लगता था, अब इनके पास इवन 6-7 दिन के अंदर फंड हो जाती है प्रॉपर्टी। वो जब फंड हो जाती है प्रॉपर्टी, उसके बाद ये उसका जो भी पेपर वर्क होता है वो करते हैं और उसको DLD के अंदर रजिस्टर करते हैं। अच्छा, DLD के अंदर रजिस्टर जब आप करते हैं तो टाइटल डीड जो मिलती है वो एक बंदा होगा, 2 बंदे होंगे, मैक्सिमम 3 बंदे होंगे, इससे ज्यादा का नाम नहीं आता। जबकि यहाँ पर जब आप प्रॉपर्टी मल्टीपल जब आप क्राउड फंडिंग करेंगे तो उसके अंदर 500 लोग भी हो सकते हैं, 300 लोग भी हो सकते हैं। टाइटल डीड में नहीं, टाइटल डीड में नहीं होगा, यही मैं बता रहा हूँ जी। तो वो क्या करेंगे कि वो SPV क्रिएट करेंगे, ओके, स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब वो SPV होगा, एक डिजिट होगा, वो उस टाइटल डीड के ऊपर वो डिजिट लिखा होगा। ओके, उसको वैलिडेट करने के लिए DIFC का पब्लिक रजिस्टर है, उसमें जाएं, उसमें जाकर उस SPV का नंबर लिखें, आपको अपना नाम नजर आ जाएगा उसमें। वाओ, तो ये इस लेवल के ऊपर काम हो रहा है। अमेजिंग। अच्छा, लेकिन उसका फ्लिप साइड ये है कि ये आप स्टॉक्स की तरह डील नहीं कर सकते। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने खरीदी कोई चीज, उसको कल आपको लग रहा है कि बेच दूं, तो नहीं बेच सकते आप, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस है। तो इसका जो बेचने का तरीका है वो ये कि या तो वो जो कंपनीज हैं ये इन प्रॉपर्टीज को सेल करें, ओके, और सेल उस वक्त होता है जब आप वोटिंग करवाते हैं और सारे इन्वेस्टर्स वोट करते हैं 50% से ऊपर, अगर आप कहेंगे कि आप सेल कर हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि हर 6 महीने बाद इनकी एग्जिट विंडो खुलती है। एग्जिट विंडो में क्या होता है कि आपको ऑप्शन होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट करें, भले उसको सेम प्राइस पे ब्रेक इवन पे लिस्ट कर दें, भले उसको लेट्स से 10% इंक्रीज करके लिस्ट कर दें, भले उसको 10% डिक्रीज करके या 15% डिक्रीज करके लिस्ट कर दें। अगर आप थोड़ा सा है कि पैसों की जरूरत है तो आप पैसों कम करके भी लिस्ट कर सकते हैं। तो जो भी करेंगे, अगर कोई बायर मिल जाता है आपको तो आपकी किस्मत है, नहीं मिलता तब आपकी किस्मत है। तो ये वो लोग करें जो इन पैसों को 5 साल के लिए, 4 साल के लिए ब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको रेंटल रिटर्न भी मिल रहा होता है, महीने का रेंटल रिटर्न भी मिलता है। जब प्रॉपर्टी बिकती है तो उस टाइम पर जो प्रॉपर्टी प्राइस अप्रिसिएट हो चुकी होती है वो आपको रिटर्न मिल रहा होता है। लेकिन क्योंकि ये आप खुद नहीं कर रहे, तो जो चीज भी आप, जितना आप उसके अंदर थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं, उतना आपका एक्सपेंस बढ़ रहा होता है। तो इसके अंदर भी आपका एक्सपेंस बढ़ेगा। तो जो मैंने शुरू में कहा था कि अगर 7% का रिटर्न आपको ओवरऑल प्रॉपर्टी में मिल रहा है, तो हो सकता है इसके अंदर 5% का रिटर्न मिले, लेकिन रिटर्न मिल रहा होता है, आपको रेंटल मिल रहा होता है। साथ साथ वो मसले भी होते हैं, फर्ज करें टेनेंट के साथ जो मसले होते हैं, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी कि जैसे आपका कोई टेनेंट है, वो छोड़ के जाता है, उसके बाद एक टाइम आता है, 1 महीने आपको कोई नया टेनेंट नहीं मिला, फिर उसके बाद जब मिलता है तो रेनोवेशन की कॉस्ट होती है, वो सारी कॉस्ट भी इसके अंदर आती है। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर रहते हुए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। पॉइंट सिर्फ ये है कि ये जब जितने सारे ये मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, जब आप ये करना शुरू करते हैं, ये बहुत आसान नहीं है, ये सारा काम आसान नहीं होता, इसके लिए पढ़ना पड़ता है, राइट। और लोगों को ये मुश्किल लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से चीज़ें आसान होती हैं, सिर्फ आपकी इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। आप बहुत सारा काम करते हैं, हम इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे होते हैं,
बहुत सारी चीजें आप ये काम कर सकते हैं अगर आपको मतलब अनप्रोडक्टिव चीज़ों को छोड़ के प्रोडक्टिव चीज़ों पे आ जाएं, हाँ पैसे बनाएं। पैसे बनाए और फिर पैसों बनाने को गलत ना समझें। फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। नुकसान भी हो सकता है, लेकिन उससे सीखना होगा। और शुरू में जब भी मैं कहता हूँ सबसे कि स्लोली एंड ग्रेजुअली करें। अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया तो आपको 1 साल तो लग ही जाएगा उसको सीखने में, समझने में। और 1 साल का टाइम कुछ ज्यादा नहीं होता। राइट। और लोग 40 साल की एज तक कुछ नहीं करते और उसके बाद एकदम से जो मैंने यूट्यूब चैनल अपना 41 ईयर्स की एज में स्टार्ट किया था। यस यस। सो सीखने की कोई एज नहीं होती है। एक तो मैं आई थिंक इज अ स्टेट ऑफ माइंड कि आपकी एज क्या है। हाँ एज इज जस्ट अ नंबर। या करेक्ट एग्जैक्टली। और फायदा हो नुकसान हो उससे क्या मतलब, शेर भी है ना कि गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तो फल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। एग्जैक्टली। तो लोग इन्वेस्ट तो करें, कुछ स्टार्ट तो करें, और फिर जब इश्क हो जाए तो फिर आदमी सीखता ही रहता है। और इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत कंटेंट है यूट्यूब के ऊपर। एक जो गलती लोग करते हैं जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सारे के सारे पैसे, वो मैंने मल्टीपल टाइम्स इस बात को कहता हूँ, अपने बच्चों की पढ़ाई के पैसे, अपने अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए अगले 20 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है फिर स्टॉक मार्केट बेस्ट है। राइट। लेकिन अगर 3 साल बाद बच्चे निकल रहे हैं और यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं और उनकी फीस आपको जमा करनी है, कभी भी स्टॉक मार्केट में वो पैसे ना लगाएं। और इसी तरह से आपको कोई घर लेना है, आज से 3 साल बाद का आपका प्लान है कि घर लेना है, उसको मैं पैसे सोच रहा हूँ स्टॉक मार्केट में लगा दूं, कभी भी ना लगाएं। क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म के पैसे होते हैं, आपको नहीं पता कोविड आ जाए, मंकी पॉक्स आजकल चला हुआ है, पता नहीं वो आ जाए, राइट, कुछ हो जाए, मतलब कुछ नहीं पता कि आपको 3-4 साल में क्या होता है। लेकिन जब आप 10 साल 15 साल 20 साल की बात करते हैं, उसमें इवेंचुअली आपके पैसे ग्रो कर सकते हैं। राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम होराइजन पता होना चाहिए उन पैसों का जो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। राइट। सो भाई वली भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इंसाइक्लोपीडिया है, दी नेशनल न्यूज़पेपर में इनका आर्टिकल छपा था। ही इज अर्निंग 30,000 प्लस फ्रॉम साइड हसल्स, राइट? साइड हसल्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स, यूट्यूब सब मिला लें अगर। ये भी पुरानी बात है, अभी तो बढ़ गए होंगे वैसे। और अभी सेकंड आपका आर्टिकल आया, उसके बारे में कुछ बताएं। मुझे नेशनल ने ही मुझे दोबारा से रीच आउट किया था, उन्होंने कहा था कि हम यूएई की स्टॉक मार्केट पे कुछ बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बता सकता हूँ। तो वो बेसिकली प्रमोशन के लिए था कि स्टॉक्स के अंदर कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो वो उस चीज़ के ऊपर वो बात। और आपकी वीडियो में देखा मैंने कि आपका कुछ कोड वगैरह भी होता है, उसको लेके अगर यूज़ करें लोग तो उससे भी कुछ फायदा होता है। मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो मेरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अंदर कुछ रेफरल बोनस मिल सकता है आप। ओके, वो कोड कहाँ से मिलेंगे? वो आप जो भी मेरी वीडियो देखेंगे उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे, कोड मिल जाएंगे सारे प्लेटफॉर्म्स के। चलें वली भाई, थैंक यू सो मच। आप जो काम कर रहे हैं, वली आपका नाम है, आप अल्लाह के वली हैं। क्योंकि आप लोगों को बता रहे हैं कि भाई पैसा कैसे कमाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं बड़ा सेल्फिश अप्रोच है, पैसे की क्या बात होती है हर वक्त। बट आई थिंक मैं ये बात करता हूँ कि देखिए पैसे की बात, आप जॉब जो कर रहे हैं 9 to 5 वो भी पैसों के लिए कर रहे हैं, राइट। और वो जॉब जब जाएगी अल्लाह ना करे तो भी आप परेशान पैसों के लिए होंगे, राइट। तो व्हाई नॉट परेशान आप थोड़ा सा पहले से हो जाएं, राइट। और उस परेशानी को मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैनिक में आ जाएं, आप परेशान उस चीज में लगे। देखिए हम कहते हैं कि अल्लाह करना चाहिए, दीन की तरफ होना चाहिए। अगर आप पैसों की तरफ से मुतमईन नहीं होंगे, आपकी फैमिली एक सर्टेन लेवल के ऊपर नहीं होगी, तो आप फिर भी परेशान रहेंगे, राइट। और वो परेशानी ज्यादा खराब होगी कंपेयर टू अगर आप वो कहते हैं ना कि मैं रोया था, मेरे पास कोरोला थी लेकिन मैं रो रहा था BMW में, तो ज्यादा मुझे सुकून तो मैं वही कहता हूँ कि थोड़ा सा सुकून में रहें, सुकून में रोए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बात कहना फजूल है कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। अच्छा, इस बात को कितना बिलीव करते हैं कि आपके वक्त से पहले नहीं, नसीब से ज्यादा? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। और इस बात पे मैं बिल्कुल अपनी लेकिन मेहनत मैं जरूर करता हूँ। मेहनत आपको अपनी पूरी करनी चाहिए। मैं इसकी एग्जांपल, क्योंकि चिड़िया भी निकलती है घोंसले से, हाँ बिल्कुल, कमाने के। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से दूं, अभी कल मेरी दोस्त से बात हो रही थी, उनके बेटे का एडमिशन नहीं हुआ था कनाडा के अंदर, उन्होंने पूरी कोशिश कर ली थी, बच्चे के ग्रेड भी अच्छे थे। मैंने कहा देखो यार, आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली, सही, आपने जितना करना था कर लिया, उस बच्चे ने भी जितनी मेहनत करनी थी कर ली, आपने किया, नहीं हुआ आपने सेकंड टाइम भी रीअप्लाई कर दिया। अब कोई सोचने का रीजन ही नहीं है उसका कि जो ना आपको कुछ करना है, आप जो अगला स्टेप लेना आप वो लें, और पीछे भूल जाए कि ये कुछ हुआ था, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स आपके बेहतरी के लिए हो रहे होते हैं। सही, तो इसलिए लेकिन मेरा ये पॉइंट यही है, वो जो एक मिसाल भी है ना, आई डोंट नो कि कितनी सही मिसाल है वो, कि वो ऊँटनी को अगर आप बांधना है तो आपको बांधना है, उसको छोड़ नहीं सकते, वरना वो छोड़ के चली जाएगी, राइट। कोई भी लेके जा सकता है। अगर आपने बांधा नहीं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना पूरी मेहनत करें, पूरा अपना टाइम लगाएं, सब कुछ करें। नहीं होता वो, अगर आपने सारा अपना इनपुट दे दिया है और फिर नहीं होता, फिर आप शायद बेहतरी है उसके अंदर। राइट, सही। तो मेरा ये पॉइंट है। चले, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, और आई बिलीव के जो वीडियो में लोग देख रहे हैं
वो ज़रूर फॉलो करेंगे और कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और फिर जो आपने बताया कि ये पेशेंस चाहिए, सब्र वाला काम है, तो आहिस्ता आहिस्ता कतरे कतरे से ही दरिया बनता है। एग्जैक्टली। तो इंशाल्लाह आपकी एडवाइस से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, उम्मीद है। चैनल पे आ जाएं तो देख लें उसके अंदर। जी, आपकी इनकी वीडियोस लाजिम देखें, आप बहुत सीखेंगे कि पर्सनल फाइनेंस होता क्या है। ये सिर्फ लोन वाला, बैंक वाला पर्सनल फाइनेंस नहीं है, ये एक पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट है बेसिकली, है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि पर्सनल फाइनेंस, मैंने ऐसे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देखे हैं जो अपने घर को मैनेज नहीं कर पाते। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 75,000 दिरहम महीने के कमा रहे हैं और वो उस तरह से सेव नहीं कर पा रहे या इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, जस्ट बिकॉज बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अब एक तो ये कि हमारी जो अपनी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी, कभी कभी लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि इतने पैसे भी हो सकते हैं कि 50,000 दिरहम, 75,000 दिरहम, लाख दिरहम लोगों की सैलरी होती हैं। और ये सिर्फ मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि गोरे होंगे, इवन पाकिस्तानी साउथ एशियन कम्युनिटी के ऊपर पाकिस्तानी इंडियन पासपोर्ट्स पे इस तरह के पैसे मिल रहे होते हैं। राइट। जब मिल रहे होते हैं तो पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि अच्छा, हमारी जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन नहीं, वो हमारे दिमाग की लिमिटेशन है। राइट। उससे आगे सोचना चाहिए। राइट। और उसके बाद फिर अपनी मेहनत करनी चाहिए। और जो इसको एज आई सेड पर्सनल फाइनेंस, ये इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जिसमें लोन्स भी आते हैं, जिसमें आपके क्रेडिट कार्ड्स भी आते हैं, जिसमें आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं, जिसमें आपकी लाइफस्टाइल भी आता है। आज आपकी लेट्स से तनख्वाह 10,000 दिरहम है, कल 20,000 दिरहम हो जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आज आप जिस फर्ज करें 20,000 दिरहम की गाड़ी चला रहे हैं तो कल जब 20,000 दिरहम सैलरी हो जाएगी तो उसको डबल कर देंगे। आपकी जो गाड़ी सही चल रही है तो उसको चलाने दें। तो ये एक माइंडसेट भी है, ये एक साइकोलॉजी भी है। Right. तो ये हर चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। घर में किस तरह से काम कर रहे हैं, फैमिली का इम्पोर्टेंट, आपका ऑन बोर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली अगर अलाइन नहीं है आपकी सोच के साथ तो बहुत प्रॉब्लम्स मुश्किल हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं इन चीज़ों पे बात कर रहा हूँ। ठीक है वली भाई, आप पर्सनल फाइनेंस पे भी बात करते हैं, आप रियल एस्टेट पे भी बात करते हैं, आप, मैंने देखा है कि आप इमिग्रेशन पे भी बात करते हैं। तो मैं आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आपने काफ़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के इंटरव्यूज़ किए हैं जिसमें आपने बहुत डिटेल में, मैंने तो आपके पॉडकास्ट आवर्स एंड आवर्स देखा है मैंने। आई थिंक आई एम वन ऑफ दी ह्यूज फैन ऑफ योर्स। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने बहुत सारे वीडियोस में बात की हैं कि ठीक है, यूएई के अंदर अगर आप रहते हैं तो मैक्सिमम अगर आपको गोल्डन वीज़ा भी मिल जाता है तो इट इज़ लाइक नॉट अ परमानेंट सिचुएशन। तो आई एम आस्किंग एज वली खान, आपने अभी तक यूएई को क्यों प्रेफर्ड किया हुआ है? देखिए, मैं साफ सी बात बताऊंगा, मैंने अपनी पहले वीडियोस में बोला हुआ है 2017 में मैंने कनाडा, मैंने पहले आपसे बोला था ना कि एक दफ़ा हो जाता है, अपनी पूरी जान लगा देते हैं, फिर नहीं होता। अच्छा, मैं आपको चलें स्टोरी बताता हूँ। राइट। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने कभी सोचा नहीं। पहली बात ये कि शुरू में नहीं सोचा कभी भी, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। यंग एज में जब बंदा यूएई आता है ना तो टैक्स फ्री सैलरी मिल रही होती है, सब कुछ सही चल रहा होता है। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो आपको फील आता है कि यार नहीं, ये परमानेंसी नहीं है और आपको कुछ ना कुछ देखना चाहिए। यही चीज़ मेरे साथ हुआ 2016-17 के अंदर। मैंने कनाडा के लिए अप्लाई किया था और ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि उस वक्त CRS स्कोर होता है, वो जो उनका वहाँ पर एक थ्रेशोल्ड होता है। ओके। 412 थ्रेशोल्ड था। मैंने जब अप्लाई करना शुरू किया, आइल्स दिया, सब कुछ किया, तो मेरा जो फोर्सिएबल जो स्कोर था वो 445 के करीब बन रहा था। ओके। सिर्फ मेरी डिग्री अटेस्ट नहीं हुई थी। डिग्री अटेस्ट हुई, इतने में वहाँ ट्रम्प का कोई इशू आ गया था अमेरिका में, उसकी वजह से सारे लोग कनाडा की तरफ जाना शुरू हो गए। वो स्लोली स्कोर 412 से आई थिंक 450 तक पहुँच गया था। जब मेरा जब सब कुछ हो गया था तो मेरा स्कोर 445 पे बैठा हुआ था और स्कोर 450 पे पहुंच गया था, थ्रेशोल्ड जो था। उसमें भी कुछ स्टोरीज हैं जो मैं लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं बता रहा, लेकिन 450 पे हो गया था। अब मैंने कहा चलो अब आएगा, कम होगा, कम होना शुरू होगा। वो कम होने की जगह बढ़ना शुरू हो गया था। अच्छा, मेरी क्योंकि वो एज पे भी डिपेंड करता है, तो वो एज जैसी अगला बर्थडे आई तो 445 से 440 हो गया मेरा स्कोर। वहां पर वो 450 से 460 पे पहुंच गया। तो ये गैप बढ़ता गया। अच्छा। जब ये हुआ तो मैंने कुछ दिन तो ट्राई की। मैंने कहा ये मैं आइल्स दोबारा दे देता हूँ, तो 5-10 नंबर बढ़ते उस टाइम पर। मैंने और चीज़ें भी ट्राई की लेकिन नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो मैंने कहा यार अब सोचने का टाइम नहीं है, बेकार काम है। फिर कोविड भी हो गया था। उसी टाइम पे मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। राइट। अच्छा, जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तब मेरा बिल्कुल दिमाग में नहीं था कि ये कुछ हो सकता है। मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था। उसी टाइम पे मैंने इन्वेस्टमेंट्स को भी अच्छा पाकिस्तानी, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैंने हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट्स किए हमेशा रियल एस्टेट में किए हैं। अंटिल 2018 मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो रियल एस्टेट में किए हैं। ओके। जो कि सब कर रहे होते हैं।
लेकिन उसके बाद से मुझे जब मैंने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया था तब मुझे समझ में, और ये कनाडा वाला इंसिडेंट भी उसी टाइम पर हुआ था। फिर मैंने कहा नहीं यार, ये चीज़ें भी कर सकते हैं, स्टॉक्स भी होते हैं और भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ होते हैं। फिर जब यूट्यूब स्टार्ट किया तो मुझे खुद भी चीज़ें समझ में आई, और फिर सोशल मीडिया की पावर समझ में आई मुझको कि क्या क्या आप कर सकते हैं। राइट। फिर उस टाइम पर मुझको ये समझ में आना शुरू हुआ कि आपका आजकल के ज़माने में पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप बगैर पासपोर्ट के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जो कि मैंने फिर यहाँ, और यूएई आपको एम्पावर करता है। गोल्डन वीज़ा के बाद मुझे ज़रूरत नहीं है अपनी कंपनी से पूछने की कि मैं क्या काम करूँ क्या ना करूँ। राइट। एनओसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक टाइम था जब सोशल मीडिया के ऊपर आपको कंटेंट बनाने के लिए, अगर आपको बनाना है तो आपको लाइसेंस लेने के लिए 20-25 हज़ार दिरहम का खर्चा होता था। राइट। आज वो 1500 दिरहम है साल का। तो ये चीज़ें इतना आसान करना शुरू कर दी यूएई ने कि मुझे लगने लगा कि यार यहाँ पर भी आप अपनी लाइफ गुजार सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। और इवेंचुअली देखें, कनाडा में भी इस वक्त जो सिचुएशन है वो सबको पता है कि वहाँ पर भी जॉब्स नहीं है, और ये सिचुएशन हालात बहुत ख़राब है। इवन लॉ एंड ऑर्डर के मसले भी हैं जो कि यूएई में नहीं है। पूरी दुनिया, यूएस के अंदर गन कल्चर है। पूरी दुनिया इस वक्त यूएई को, दुबई को स्पेशली एक ब्रांड बना हुआ है, उस तरह से देखती है। और पासपोर्ट तो आपके कबर्ड में रखा हुआ एक डॉक्यूमेंट है बेसिकली। आई थिंक पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी आई थिंक यू कैन ट्रैवल एनीवेयर। बट वही बात है कि थोड़ा सा डर तो लगता है कि वीजा लगे ना लगे, इश्यूज आ सकते हैं। बट आई थिंक अगर आपका प्रोफाइल हो तो बन जाता है। लेकिन अगर आप ये सोचें ना कि जब आप पैसे बनाना शुरू करते हैं तो ये बाउंड्री खत्म हो जाती है आपके पास। फिर कहीं का पासपोर्ट आप पैसे देके ले सकते हैं। आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अगेन मनी टॉक्स। हाँ, मनी टॉक्स, अगेन मनी टॉक्स, एग्जैक्टली। तो अगर आपको आप पैसे बनना शुरू हो गए, आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं कि कैसे आप एक और पासपोर्ट ले लें, आप कैरेबियन पासपोर्ट ले लें, आप कहीं की रेजिडेंसी ले लें, तो बहुत सारे ऑप्शंस फिर लाइक सिटीजनशिप विद इन्वेस्टमेंट जो चीजें होती हैं। अच्छा, मैं जो बाय द वे जो बातें करता हूँ, जितनी भी बातें करता हूँ अपने चैनल के ऊपर, उनका रिलेशन कहीं ना कहीं पैसों से बनता है। लेकिन अब आप सोचें, इमिग्रेशन का रिलेशन पैसों से डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन आप जहाँ रहते हैं उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है कि कैसे पैसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। इसी तरह से रियल एस्टेट ऑफ कोर्स पैसों से ही आती है, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, लोन्स, क्रेडिट कार्ड, कैसे गाड़ी लेनी है, कैसे घर को मॉर्गेज करना, ये सारी चीज़ें पैसों से बनती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे मैं बात करता हूँ लेकिन कम वीडियोस बनाता हूँ, वो है प्रोडक्टिविटी। आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना कम टाइम में कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं। मैं इस वक्त हफ्ते की 3 वीडियोस अपलोड करता हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर, मेरा इंग्लिश चैनल भी है। राइट। तो ये काम करना विद 9 to 5 जॉब बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन मैंने एक सिस्टम अपना बनाया है जिसके थ्रू मेरा ये सारे काम चल रहे हैं और पिछले 3-4 साल से चल रहे हैं। तो कितने घंटे सोते हैं आप? हाँ, ये एक पॉइंट है। 6 hours एट मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं सोता मैं। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा सा एक मसला है। एंड यू फील कंफर्टेबल? हाँ, मैं अगर मैं किसी दिन 7 hours सो जाऊँ ना तो आई एम, घबराहट होने लगती है आपको? नहीं, घबराहट नहीं, मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करता हूँ। ओके। तो इसलिए मुझे लगता है कि 7 hours मेरे लिए बहुत है। 6 hours ठीक है, 7 hours बहुत है। कभी कभी होता है कि हफ्ते में ज़्यादा काम कर लिया तो फिर भी, क्योंकि मसला ये है कि जब सोलोप्रेन्योर होता है बंदा और यूएई में है तो आपको रिसोर्स हायर करना बहुत मुश्किल है, रिमोट काम करवाना बहुत मुश्किल है। राइट। अच्छा, उसी का मैंने एक और वर्क अराउंड लिया, मेरा बड़ा वाला बेटा है, उसके थ्रू मैं बहुत सारे काम करवाता हूँ, उसको पे कर देता हूँ मैं। उसकी पॉकेट मनी बहुत अच्छी बन जाती है, तो मैं उससे भी काम ले लेता हूँ। उसको भी, उसका चैनल भी बन गया है, उसको भी सीख गया, वो एडिटिंग वगैरह सीख गया है। उसको कैमरे के ऊपर, ये सोचे कि वो कैमरे पे आने से डरता था, अब वो खुद वीडियोस बनाता है, माशाल्लाह। तो ये सारी चीजें अब आप जब सिस्टम बनाना शुरू करते हैं ना तो आपको चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं कि कैसे। शुरू में मुश्किल होता है, इसमें कोई डाउट। तो यूएई आपकी प्रेफर्ड चॉइस है? दिस इज द आंसर। मैं एटलीस्ट फॉर नाउ, यस, नो, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर मी लिविंग इन द यूएई। मेरी जॉब भी है, अगर मैं जॉब छोड़ना चाहूँ तो शायद मैं जॉब भी छोड़ दूँ और सोशल मीडिया के थ्रू ही मैं सारा अपना उसको करूँ। प्लस पैसिव इनकम भी तो चल रही है ना मेरे साथ। राइट। जो भी काम कर रहा हूँ मैं, साथ में एक खास अमाउंट की। यूएई का जो मुझे इस वक्त सबसे बड़ा मसला लगता है वो है हेल्थ केयर। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई मसला नहीं है। हेल्थ केयर एक ऐसी चीज़ है जिसपे बाय द वे गवर्नमेंट काम कर रही है। इस वक्त इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा मसला है। जो एल्डरली लोग होते हैं 60 साल से ऊपर की, उनकी बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है इंश्योरेंस। अगर आपको यूएई में रिटायर होना है तो आपके पास बहुत पैसे होने चाहिए, लेकिन इस पे यूएई गवर्नमेंट काम कर रही है और आई होप कि बहुत जल्द इसका कोई हल निकलेगा। अगर ये चीज सॉल्व हो जाए, मेरे ख्याल से nothing can stop anybody to I think it's a heaven. Like no taxes, nothing. हाँ, exactly. Like corporate tax भी आपका वो भी जो स्टार्ट हुआ है, that is also a net profit. अगर असल में लोगों को ये चीज समझ नहीं आती है। जो टैक्स की बात आती है ना, लोग कहते हैं कि भाई वहाँ टैक्स दे रहे हैं तो आपको बाहर वो भी तो मिल रहा है ना, फैसिलिटीज मिल रही हैं।
लेकिन जो बात आती है ना हायर इनकम टैक्स, जो हायर इनकम कैटेगरी के लोग आते हैं राइट वो यहाँ पर सारे आ रहे होते हैं। मैं बहुत सारे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को जानता हूँ जो कि मूव कर रहे हैं 1 मिलियन दिरहम, $1 मिलियन की करीब की उनकी इनकम है साल की। वाह जब इतनी इनकम उनको यूके में पड़ती है, कनाडा में पड़ती है, तो उनको 40% 50% टैक्स देना पड़ता है या इससे भी ज़्यादा। यहाँ पर वो जीरो टैक्स के ऊपर है, यानी कि उनकी इनकम जो वहाँ 5 लाख लेट्स से डॉलर्स हो गई थी, यहाँ पर दोबारा से $1 मिलियन हो गई है कुछ Right. फीस के साथ। राइट तो थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट टैक्स शायद वो दें, लेकिन वो सारी चीज़ें भी आप हैंडल कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है जब आपका माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ जॉब का होता है। राइट सिर्फ और सिर्फ जॉब के अंदर जाहिर सी बात है लिमिटेशन होगी लिमिटेशन होती है। आप उस जॉब के बाद आपके पास ऑप्शन कोई नहीं होता कि आप जब जॉब जाती है तो आपको यहाँ से जाना भी पड़ सकता है, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कि वो आपकी यहाँ पर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, महंगा मुल्क है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोग अपना माइंड थोड़ा सा वो क्लोज नेट में आ जाते हैं। इसी वजह से हम जो शुरू में बात भी कर रहे थे कि सोशल मीडिया के आने के बाद जब आप वीडियोस बनाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको पता चलता है दुनिया आपकी सिर्फ और सिर्फ जॉब के अंदर नहीं है। आपकी सिर्फ और सिर्फ जो जहाँ पर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं उस चीज़ के अंदर उसके बाद भी दुनिया है उसके बाहर भी दुनिया है। बाहर भी दुनिया है बिल्कुल कितनी फील्ड में लोग क्या क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच वली भाई आपके टाइम का बहुत शुक्रिया नहीं यार, आपका कंटेंट माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। आपका लिंक्डइन का कंटेंट मुझे आई एंजॉय दैट। राइट तो लोगों को मैं बोलूँगा कि आपको लिंक्डइन में अगर किसी को देखना है कि कैसे ग्रो किया आपने, अपनी पर्सनल ब्रांड को मेंटेन करते हुए अपनी कंपनी को भी साथ में लेके चलते हुए, एग्जैक्टली दोनों चीज़ें बैलेंस करना आसान नहीं। आप देखोगे एक पोस्ट अगर मैं डालूं तो कैसे उस पर कमेंट और कैसे लोग आ रहे होते हैं क्यों और उसका जो ग्राफ जा रहा होता है बिल्कुल ऊपर, क्योंकि वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इतना बिल्ड हो चुका है और स्पेसिफिक जैसे फील्ड के लोग हैं उसके अंदर, उसमें कोई भी सिंगर डांसर वगैरह नहीं है उसके अंदर जो उस फील्ड के हैं। तो आई थिंक हर बंदा अपनी फील्ड से रिलेटेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी नीश पे काम करें। जिस एरिया में आप हैं उस चीज़ पे अगर काम करेंगे तो उतने ज़्यादा लोग, अगर आप आज फर्ज करें कोई बात करते हैं पॉलिटिक्स पे, कल आप स्पोर्ट्स पे बात करते हैं, परसों कोई दीनी चीज़ पे बात कर लेते हैं, उसके बाद आप कोई पर्सनल फाइनेंस पे बात कर लेते हैं, खिचड़ी बन जाती है, खिचड़ी बन जाएगी। आप कभी भी अपनी ऑडियंस नहीं बना पाएंगे। तो मैंने जो सीखा है उसमें मैं भी मल्टीपल चीज़ों पे बात करता हूँ, लेकिन होता एक ही एस्पेक्ट है उसके अंदर जो कि एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान। यस करेक्ट थैंक यू वेरी मच एंड आई थिंक जब आपको कभी टाइम मिले फ्यूचर में तो हम एक और करेंगे। हाँ बिल्कुल और सीरीज़ करेंगे इसकी ताकि लोग और सीखें, क्योंकि आपके पास जो वेल्थ ऑफ नॉलेज है ये अगर लोगों तक जाएगी और ज़्यादा लोगों तक जाएगी तो हालात सबके बेहतर होंगे। दुनिया में बहुत गरीबी है, बहुत परेशान हैं लोग बहुत सारी चीज़ों में, तो और गरीबी से निकलने का एक वाहिद ही रास्ता है कि इंसान अपनी एजुकेशन में आए और फिर तालीम से चीज़ों को सीख कर जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करे, अपना नेटवर्क बढ़ाए। यो नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। आपकी वीडियो में सुना मैंने। तो थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, थैंक यू एंड वी विल डेफिनेटली डू अनदर पॉडकास्ट।